नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं आपका सवाल। और दोस्तों, आज आपके सवाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लिस्ट का कंपैरिजन आपने पूछा था। ये सवाल का जवाब मैं दूंगा, पर इसके पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों कि दिल्ली की 7 सीटों पर 6 नए उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने फील्ड किए हैं। पूर्व दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा को टिकट मिला है, उत्तर पश्चिम से योगेंद्र चंदोलिया को टिकट मिला है, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है, और इसके साथ में दक्षिण दिल्ली से रामबीर सिंह बिदूरी को टिकट मिला है, और चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल को टिकट मिला है। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि दिल्ली की 7 सीटों पर से 6 नए उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने डिक्लेयर किए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है। और बड़ी खबर क्या है दोस्तों, ये दिल्ली के लेटेस्ट है, पर बीजेपी ने अपनी सेकंड लिस्ट को डिक्लेयर किया है और कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट में क्लियर कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। दोस्तों, को भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बिग गन्स हैं वो एक तरफ फील्ड करे गए। अगर मैं बात करना चाहता हूं तो एक तरफ आप देखेंगे पीयूष गोयल के साथ नितिन गडकरी के साथ में मनोहर लाल खट्टर। ये सब तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बिग गन्स हैं उनको फील्ड किया गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी के जितने भी तमाम बिग गन्स हैं उनको कांग्रेस पार्टी जो है वो टिकट में लड़ना चाहती है, पर कांग्रेस पार्टी के वो बिग गन्स जो है, बड़े नेता है, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, वो लड़ नहीं रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता जो है वो चुनाव मैदान में नहीं है, और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव मैदान के अंदर हैं, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे कुछ ही समय में देखने वाले हैं। मेरे साथ में इस वक्त रिपोर्टर्स लाइव जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास आना चाहता हूं, और रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ रविंदर जुड़ रहे हैं बीजेपी ऑफिस से, और मेरे साथ अंकुर त्यागी भी जुड़ रहे हैं, अंकुर मुंबई से जुड़ रहे हैं। मैं रविंदर जी आपके पास आना चाहता हूं। रविंदर जी, बड़ी हेडलाइन मिल रही है, पीयूष गोयल के साथ नितिन गडकरी के साथ बसवराज बोम्मई के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत, 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, 34 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री चुनाव मैदान में। वहीं कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा कद्दावर नेता, ना दिग्विजय सिंह, ना भूपेन हुड्डा, कोई मैदान के अंदर नहीं है। बीजेपी की लिस्ट को आप कैसे डिकोड कर रहे हैं? मेरे लिए 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय मंत्री 34, अभी तक दोनों लिस्ट को कंपेयर करूंगा रविंदर जी। 267 बीजेपी डिक्लेयर कर चुकी है और कांग्रेस 100 तक नहीं पहुंची है। रविंदर, देखिए, प्रधानमंत्री ने एक टारगेट फिक्स किया था कि 370 प्लस और 400 पार ये एनडीए का आएगा। इसके लिए हमें लक्ष्य पाना है हर हाल में। और जिस तरह से सर्वेक्षण आपने भी दिखाया और अन्य जो सार्वजनिक तौर पर आ रहा है, बीजेपी के जितने उम्मीदवार हैं उनको लगता है कि एक बार टिकट मिल गया, मोदी जी की गारंटी और मोदी के नाम और बीजेपी के काम, वो उसकी जितना तय है। लेकिन कांग्रेस को लगता है कि हम इसकी काट क्या करें, क्योंकि काट है नहीं उसके पास। और इसलिए बड़े नाम, जैसे कि आप भी बता रहे हो और जैसे कि खबरें आ रही है कि कोई भी बड़ा नाम, चाहे वो राजस्थान में हो या फिर मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल तो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अन्य दूसरे नाम है वो नहीं लड़ना चाहते हैं। दूसरे कई राज्यों में जहां पर कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो या तो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं या फिर चुनाव से हट जा रहे हैं। आप देखिए, गुजरात में एक बड़ा चेहरा थे कांग्रेस के, वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। इसी तरह बीजेपी के बनारस में राजेश जो मिश्रा थे, पूर्व सांसद हैं, वो भले ही उनका जनाधार हो लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर लें, क्योंकि सबको लगता है, कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज हैं, उनको लगता है कि भविष्य है तो बीजेपी के साथ, इसलिए वो उधर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि एक बार और फजियत न हो ऐसा लग रहा है। लेकिन रविंदर जी, बड़ी बात कह रहे हैं मेरे साथ, आपने बहुत बड़ी बात की है कि इससे समझ में आ रहा है कि 24 की हवा किस तरफ है। अशोक मेरे साथ जुड़ गए कर्नाटका से। अशोक, कर्नाटका में बहुत बड़े, प्रशोक मेरे साथ कर्नाटक में से जुड़ गए। प्रशोक, कर्नाटक में बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। प्रताप सिन्हा का टिकट काटा गया है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच के पीछे जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें प्रताप सिन्हा का नाम है। शोभा कलराजे के टिकट को जो पहले उडुपी से लड़ा कर रही थी उनको बैंगलोर नॉर्थ से लड़ाया गया है, और ये कहा जा रहा है कि जो बीएस येदियुरप्पा के करीबी है उन सबको टिकट यहां पे दिया गया है। कर्नाटका में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। प्रशोक, कैसे रीड कर रहे हैं कर्नाटका से? और बसवराज बोम्मई जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है उनको अगेन कंटेस्ट कराया जा रहा है हावेरी की सीट से। प्रशोक, इस बार का 2024 का लोकसभा चुनाव को बीजेपी को बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैसूरू में वडेयर डायनास्टी जो है, आपको ही पता होगा, उसको ग्रेटेस्ट रिगार्ड है कर्नाटका के लोगों को। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो जाति समीकरण के बाहर रहता है। यदुवीर कृष्णदत्तराजु वडेयर को इस बार का मैसूरू और कुर्ग को एमपी का लोकसभा का क्षेत्र है, उनका वहां पर टिकट दिया गया है।
तो इससे हमको साफ पता चलता है बीजेपी का इस एक्सपेरिमेंट कैसा जाएगा, क्योंकि ये मैसूरू और कूर्ग में बहुत सारे लोग वक्कलिगा बेल्ट या कुरुबा बेल्ट में आते हैं, पर यहाँ पर यदुवीर कृष्णदत्त दत्तरा जो वडेयर को दिया है वो जाति समीकरण से बाहर रहते हैं। तो इस दौरान भी इनको अभी टिकट दिया गया, ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा। और इसके अलावा डीके शिवकुमार का भाई है। जी नहीं, रशोभ आपने बहुत बड़ी बात की, वडेयर डायनेस्टी की बात करी। आप मेरे साथ बने रहे, मैं मेरे साथ प्रोफेसर संगीत त्यागी भी जुड़ चुके हैं जो पूरी की पूरी लिस्ट को डिकोड करेंगे। मैं आपके पास आना चाहता हूं विजय हरियाणा से, पर मैं वापस से आना चाहता हूं रविंदर जी आपके पास में। रविंदर जी, मैं ये कह रहा हूं, एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी अभी तक 267 उम्मीदवारों को डिक्लेयर कर चुकी है, और इसमें अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं तो इस लिस्ट में 14 महिलाएं हैं, और 14 महिलाओं के साथ में जो जितने भी बड़े बड़े फेसेस हैं उन सबको मैदान में उतारा गया। अनिल बलूनी जो भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी है, उनको लोकसभा से उड़ाया जा रहा है, पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ से उठाया जा रहा है। तो मैसेज क्या दिया जा रहा है बीजेपी की दोनों लिस्ट से आपके हिसाब से, कि पीएम मोदी ने क्या मैसेज दिया है कि जितने भी बिग गन है चुनाव मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, पीएम नरेंद्र मोदी का ये मैसेज क्लियर था पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को, चाहे मंत्री हो या सांसद हो। जो राज्यसभा के लिए अभी तक सांसद थे, उनको कहा गया था कि आप जनसभा में जाइए, लोगों के बीच में जाइए, चाहे लोकसभा के चुनाव लड़िए, इसलिए क्षेत्र ढूंढिए, नहीं क्षेत्र मिल रहा है तो आप विधानसभा चुनाव की तैयारी करिए, यानी जनसभा में आपको हर हाल में जाना है। और प्रधानमंत्री लगातार इस जनसभा का वर्ड का इस्तेमाल भी करते रहे। अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद थे, मीडिया प्रभारी हैं, लेकिन उनका टर्म पूरा हो गया था, उनको राज्यसभा टिकट नहीं मिला था। उनको एक कयास थे कि उनको पौड़ी गढ़वाल से चुनाव लड़ाया जाएगा, उनका टिकट मिला है। उसी तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछले 3 साल से कहा सकता कि मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद उनके पास कोई दायित्व नहीं था, उनको एक बार फिर से निशंक का टिकट काट करके उनको हरिद्वार टिकट दिया गया। दिल्ली में जिस तरह से नए लोगों को चेहरा दिया गया, तो कई ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अक्रॉस 200 जो 250 से ज़्यादा सीटें ऐलान हुए, तो ये 2024 के साथ साथ 2034 तक के कई ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी के नैया 2034 तक लेकर जाए, 2029 ही नहीं। तो आप मान सकते हैं कि एक भविष्य का जो चेहरा हो सकता है उसको भी जगह दी गई है। जो अनुभवी हैं, उन जैसे नितिन राम गडकरी हैं, उनको भी दिया गया है। और खासकर ऐसे जो लगातार जीतते आ रहे हैं, युवा हैं लेकिन लगातार जीते आ रहे हैं, अनुराग सिंह ठाकुर, वो बिल्कुल आपने बड़ी बात की। अनुराग ठाकुर 60% से ज्यादा वोट शेयर से जीते थे रविंदर जी, हमीरपुर से, और मुंबई नॉर्थ जहां से पीयूष गोयल को कंटेस्ट किया जा रहा है, वहां से पिछली बार बीजेपी का 70% का वोट शेयर आया था। इसी के तहत मैं महाराष्ट्र की बात करने देता हूं। प्रोफेसर संगीत त्यागी आपके पास आऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप डिकोड करें, पर अंकुर मेरे साथ में महाराष्ट्र से जुड़ गए हैं। अंकुर, मुझे एक बात बताइए कि ये बहुत बड़ी बात है कि पंकजा मुंडे को बीट से कंटेस्ट कराया जा रहा है। सुजाता पांडे भी मेरे साथ जुड़ चुकी है, सीए पॉलिटिकल एनालिस्ट है सुजाता पांडे, नमस्ते, आपके पास आने वाला हूं। अंकुर, मुझे एक बात बताइए, महाराष्ट्र से मैसेज क्या दिया जा रहा है? क्योंकि महाराष्ट्र की अगर मैं लिस्ट को देखूंगा, 2 राज्य जहां सबसे ज्यादा आज 72 में से टिकट जो दिए गए, 20 महाराष्ट्र और 20 कर्नाटका, और महाराष्ट्र के अंदर मनोज कोटक का टिकट काटा गया, पर ज्यादा टिकट्स कटे नहीं है। पंकजा मुंडे को भी इस बार फील्ड किया गया है। तो मैसेज क्या दिया जा रहा है महाराष्ट्र के टिकट वितरण से? क्या जो रविंदर जी कह रहे हैं कि फ्यूचर की देख के रखा गया है, कि आने वाले विधानसभा चुनाव को भी ध्यान रखा गया? अंकुर, देखिए, भविष्य की परछाई जरूर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। आप बात कर रहे थे, सबसे बड़ा नाम हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं पीयूष गोयल का। वो राज्यसभा से आते थे और उनको इस बार यहाँ पे लोकसभा लड़ाई जा रही है। लोकसभा की जो सीट है वो नॉर्थ की है, मुंबई की नॉर्थ सीट आती है, वहाँ से गोपाल शेट्टी पिछले 2 बार से 2014, 2019 में एक बड़े अंतराल के साथ, एक बड़ी जीत के साथ वो यहाँ पर आते आए हैं। उनको इससे पहले वो विधायक भी रहे हैं, उनका टिकट काटकर पीयूष गोयल को यहाँ पर फील्ड किया गया है। जो दूसरा आपने नाम लिया, मेहुल कोटेचा का नाम लिया है, जाहिर तौर पर, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो दूसरे कैंडिडेट थे वो बहुत, मनोज कोटक इससे पहले थे, तो मनोज कोटक बहुत ज्यादा प्रभावी तौर पर जो पार्टी की नीतियां हैं और सरकार की नीतियों को लेकर समाज के बीच में जाते हुए बहुत ज्यादा प्रभावी तौर पर नहीं दिखाई दिए थे। तो परफॉर्मेंस वहां पर काउंट हुई है। पंकजा मुंडे, इससे पहले प्रीतम मुंडे जो उनकी बहन थी, 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था और उनको 2014 में खुद गोपीनाथ मुंडे यहां से आते थे, उसके बाद प्रीतम मुंडे आती थी, और उसके बाद ये माना जा रहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति है वहीं तक सीमित होकर रह जाएंगी, वहां पर कोई कैबिनेट या दूसरा पद देखेंगे पंकजा मुंडे, लेकिन नहीं, उनको यहां पर लोकसभा इस बार उनकी परंपरागत जो सीट है बीड़ की, वहां से चुनाव लड़वाया जा रहा है। राधाकृष्ण विखे पाटिल कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं यहाँ पर उनके बेटे जो हैं अहमदनगर से डॉक्टर संजय, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो एक पूरा चंद्रपुर जो इस वक्त यहाँ पर, मुझे लग रहा है कि आपको, अगर मैं अंकुर, सबकी पूरी की पूरी महाराष्ट्र की राजनीति आपके टिप्स पे, मुझे दर्शक बता रहे हैं कि आप ऐसे
ऐसे बोलते जा रहे हैं जैसे विकिपीडिया की नॉलेज जो होती है। आप मेरे साथ बने रहे। मैं एक और बात विजय के पास आना चाहता हूं, प्रोफेसर संगीत रागी और सुजाता पांडे के पास आऊंगा मैं, पर विजय, हरियाणा बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोहर लाल खट्टर करनाल से चुनाव लड़ने वाले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के काफी करीबी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पुराने कॉन्फिडेंट हैं, अभी अभी सीएम पद से रिजाइन किए थे, उनको टिकट दिया गया है। तो यह बड़ा टेक अवे है कि हरियाणा के अंदर इस वक्त मनोहर लाल खट्टर को मैदान में उतारा जा रहा है। तो क्या बड़ी लोकसभा की बाद में अगर चुनाव जीतते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी है। और एक सेकंड में हरियाणा को रोकने के पहले दोस्तों मैं दिल्ली की बात करना चाहता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी और सुजाता पांडे, मैं चाहूंगा आप दोनों इस पर कॉमेंट करें विजय के पास आने के बाद कि दिल्ली में 7 में से 6 लोकसभा सीट्स में टिकट बदले हैं। और इसके पीछे का कारण मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि पिछले ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त यही है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा फेरबदल हुआ है। और आप पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है, आपका सवाल होगा ऐसा क्यों है। और सुजाता पांडे और संगीत रागी मैं बताऊं क्यों। क्योंकि दिल्ली में 2019 में हर सीट पे बीजेपी का वोट शेयर, ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट शेयर को अगर हम मिला भी लें तो दिल्ली के अंदर बीजेपी का वोट शेयर लोकसभा में 2019 में उससे ज्यादा था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर टेक लूंगा था। बीजेपी को दिल्ली में स्ट्रॉन्ग विकेट ने एक अपॉर्चुनिटी दी एक्सपेरिमेंट करने की, नए चेहरों को फील्ड करने की। इस पर संगीत रागी और सुजाता पांडे आपको कमेंट लूंगा, रविंद्र जी आपके पास भी आऊंगा, पर पहले मैं हरियाणा की बात करना चाहता हूं। विजय, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल खट्टर को फील्ड किया गया है, क्या बड़ी लोकसभा के बाद में जिम्मेदारी देने का प्लान चल रहा है, कैसे आप देख रहे हैं इसको विजय? देखिए, पिछले 2 दिनों में हरियाणा की राजनीति पूरी तरह से बदल गई है और मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया है। और आज ही मनोहर लाल ने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया था, कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और आज ही विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद शाम को ही उनका करनाल लोकसभा के लिए नाम फाइनल कर दिया गया है। और ये बिल्कुल माना जा रहा था कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तभी से ये उम्मीद की जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे कि अब मनोहर लाल को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और अब उन्हें करनाल लोकसभा से चुनाव लड़वाया जा रहा है। और चुनाव के बाद ये भी उम्मीद है कि चुनाव के बाद अगर वो जीत जाते हैं तो आगे भी भाजपा में उन्हें केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। इसके अलावा अशोक तंवर को सिरसा से उम्मीदवार बनाया गया है और अशोक तंवर कुछ महीने पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। इससे पहले वो कांग्रेस में थे, बाद में आम आदमी पार्टी में आए और हाल ही में भाजपा में आए थे और दलित चेहरा माने जाते हैं हरियाणा की राजनीति में, तो उनको सिरसा से सीट दी गई है। इसके अलावा बंतो कटारिया को अम्बाला से सीट दी गई है। बंतो कटारिया जो पहले सांसद थे अम्बाला से, रतन लाल कटारिया उनकी पत्नी है और रतन लाल कटारिया का पिछले ही साल निधन हो गया था और उनके बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है अम्बाला लोकसभा से। और जो बाकी 3 लोकसभा हैं जैसे कि फरीदाबाद, गुरुग्राम और भिवानी, इन तीनों लोकसभा में सिटिंग एमपी पर विश्वास जताया है। फरीदाबाद से कृष्ण पाल गुर्जर हैं, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत हैं और भिवानी से धर्मवीर सिंह हैं। यानी तीनों सिटिंग एमपी हैं और तीनों को फिर से जो है वहां से टिकट दी गई है। तीनों को फिर से पार्टी ने उन तीनों में विश्वास जताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी आज जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बिल्कुल मनोहर लाल खट्टर को फील्ड किया गया है। मनोहर लाल खट्टर का इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि इस वक्त का ट्वीट भी है, मनोहर लाल खट्टर का ट्वीट है। मैं रविंदर आपके पास आने वाला हूं। मनोहर लाल खट्टर जी ने इस वक्त ट्वीट किया है जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जो मैं कर रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उनको एक मौका दिया है करनाल से, वो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए दिख रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए दिख रहे हैं। तो बड़ी खबर दोस्तों ये है कि दिल्ली में सबसे बड़ा फेरबदल आप देख रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर इस वक्त लोकसभा के मैदान में आ रहे हैं हरियाणा से। अब ये सोर्सेज बता रहे हैं कि आगे चल के इनको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा रही है। अब मैं वापस आना चाहता हूं रविंद्र जी आपके पास आना चाहता हूं, प्रोफेसर संगीत रागी और सुजाता पांडे आपके पास आऊंगा। एक और बड़ा टेक अवे मेरे लिए यह है कि 14 महिलाओं को इसमें फील्ड किया गया है, पर बीजेपी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट दिख रही है क्योंकि हर व्यक्ति जो राज्यसभा से यूनियन मिनिस्टर था उसको कहा जा रहा है लोकसभा फील्ड करो। और अगर मैं महिलाओं की लिस्ट की बात करूं तो दादर और नागर हवेली से महिला को फील्ड किया गया, गुजरात में 2 महिलाओं को फील्ड किया गया, हरियाणा में 1, कर्नाटका में 2, मध्य प्रदेश में 2, महाराष्ट्र में 5, तेलंगाना में 1 और त्रिपुरा ईस्ट से प्रद्युत की जो रिलेटिव है उनको यहां से फील्ड किया। प्रद्युत बर्मन त्रिपुरा माता से आते हैं,
उनकी जो सिस्टर है उनको यहां से बीजेपी फील्ड कर रही है त्रिपुरा ईस्ट के अंदर। तो रविंदर जी, मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी के तहत काम किया जा रहा है, जिस स्ट्रैटेजी में जहां जहां 50% से ज्यादा बीजेपी का वोट शेयर है वहां या तो किसी यूनियन मिनिस्टर को फील्ड किया जा रहा है या वहां पे नए चेहरे को एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये मैं समझ पा रहा हूं। रविंदर जी, देखिए 2017 में यूपी चुनाव के समय जो उज्ज्वला योजना लॉन्च हुआ था तो बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था और बीजेपी के सत्ता में आने में बहुत बड़ा योगदान था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नारी शक्ति की बात करते हैं और देखिए कि महिलाओं के लिए आरक्षण भी उन्होंने बिल पारित करा दिया और उनकी हर जो गरीब की परिभाषा उसमें महिलाएं भी एक गरीब की परिभाषा में आती है। तो लगातार उनका प्रयास भी रहता है और इसलिए लोकसभा चुनाव में भी अगर महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है तो इतने कॉन्फिडेंट है कि महिला हो या पुरुष हो ये चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। यही बात नहीं, एक बात और मैं बता दूं, पिछले जो 195 जो सीट थे उसमें 34 सीटिंग सांसदों का टिकट काटा गया था और इस बार भी भले ही बड़े बड़े चेहरे देख रहे हो लेकिन कई सांसदों का टिकट कटा है। चाहे गुजरात में आज 7 सीटें ऐलान हुआ है जिसमें 5 नए सांसदों नए चेहरे को मौका मिला है, 5 मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में 5 सीटों की घोषणा की गई है, 4 उसमें बीजेपी के सांसद थे छिंदवाड़ा छोड़कर, 4 में से 2 को नए चेहरे दिया गया। उसी तरह से कर्नाटक में भी आप देखिए कि 6 नए चेहरे, तो मौजूदा सांसदों का भी टिकट काटा जा रहा है जिसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है या जिन्होंने बीजेपी के या सरकार की जो योजनाओं को जमीन पर उतारा नहीं है या लोगों से कनेक्ट नहीं रहे। प्रधानमंत्री कहना है कि लोगों से कनेक्ट रहिए, बार बार वो संसदीय दल हो या फिर मंत्रिमंडल में अपने बैठकों में कहते हैं कि लोगों के बीच में जाइए, लोगों को आप मिलना जुलना मत छोड़िए। लेकिन जिन सांसदों का टिकट कट रहा है जाहिर तौर पर वो डिस्कनेक्ट है, इसलिए पार्टी ने उनका टिकट काटा। बड़ी बात कह रहे हैं रविंदर की जो पार्टी अभी भी जी 10 से ऊपर जी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो प्योर परफॉर्मेंस को देखा गया है। मैं रिपोर्टर्स के पास आऊंगा, मैं विजय और अंकुर और अशोक सबके पास आने वाला हूं, पर पहले मैं प्रोफेसर संगीत रागी आपके पास में और सुजाता पांडे के पास में आना चाहता हूं। मैं दिल्ली पे फोकस करना चाहता हूं क्योंकि मेरी जो नजर है ना संगीत रागी वो दिल्ली पे 7 में से 6 मतलब एक पर्ज कह सकते हैं आप, मतलब ये कह दिया गया है कि 90% जो है मनोज तिवारी को छोड़ के बाकी सबका टिकट को काटा गया। मनोज तिवारी का भी जो टिकट जो रखा गया वो मेंटेन किया गया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या बीजेपी खुश नहीं है दिल्ली के अपने सांसदों के परफॉर्मेंस से या कुछ ज्यादा बड़ी रणनीति है, ये पूछा जा रहा है। क्या आप और कांग्रेस के गठबंधन से बीजेपी को चिंता है? प्रोफेसर संगीत रागी। देखिए, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो टिकट दिया गया है, मैं कईयों को उनमें व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, तो ग्रासरूट पर जो पिछले 2 दशक से काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली के प्रदेश की राजनीति में जो जनरल सेक्रेटरी हुआ या मेयर के तौर पर जिन्होंने ग्रासरूट पे काम किया है, उनको तवज्जो दिया गया है। दूसरी बात, एक जनरेशनल चेंज की बात जरूर यहाँ पर हमको सामने साफ दिखाई दे रही है। उसमें प्रवेश जी को छोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो वो एक जनरेशनल चेंज भी लाने की कोशिश की गई है। बांसुरी स्वराज को लाना जो है वो इस दिशा में एक इशारा करता है। तीसरी बात जो मुझे इस पूरे परिदृश्य में साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी अब तक 267 सीटों को डिक्लेयर कर चुकी है। यदि इंडिया गठबंधन जिसे आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को टक्कर दे रही है, तो इन दोनों को यदि इनके सारे घटक दलों को एक साथ मिला लीजिए तो उसका आधा भी सीट डिक्लेयर अभी तक ये लोग नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन के अंदर इतना अंतर विरोध है कि वो भारतीय जनता पार्टी बहुत मीलों आगे निकल गई है। तो कहता हूं इस चुनाव के अंदर। रागी, सुजाता पांडे के बाद आने के पहले नहीं, ये बहुत एक से मुझे एक ब्रेकिंग लेनी पड़ेगी। सर, बड़ी खबर आ रही प्रोफेसर संगीत रागी की बिहार के अंदर कल कैबिनेट विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल का विस्तार कल हो सकता है बिहार के अंदर। इस वक्त सूत्र ही बता रहे दोस्तों, ये स्पेशल आपका सवाल का ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन है क्योंकि आपने पूछा था कि बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट को डिकोड किया जाए, तो कल नीतीश कैबिनेट का विस्तार संभव है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो कल क्या नए चेहरों को नीतीश कैबिनेट के अंदर जोड़ा जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें प्रशांत झा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे आप बिहार के रिपोर्टर हैं। प्रशांत, किन किन चेहरों को मंत्रिमंडल के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है? क्या चिराग पासवान की एलजेपी से भी किसी को इंक्लूड किया जा सकता है? क्योंकि आज चिराग पासवान और जेपी नड्डा की मीटिंग हुई थी जिसमें यह साफ हो गया कि चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और क्या आगे चल के कोई बड़े एलजेपी के चेहरे जो है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? प्रशांत, देखिए प्रदीप, जो जानकारी मिल रही है इस जानकारी के मुताबिक कल शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है और इसमें लगभग 25 से 27 लोगों को शपथ दिलाई जा सकती है। इसमें जो कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, जो सोर्सेज बता रहे हैं इसके मुताबिक
श्रेयसी सिंह को बीजेपी से शामिल किया जा सकता है और पशुपति पारस के जो धरा है उसके प्रिंस राज को भी वहां मौका मिल सकता है। इस बार यही सहमति बनी थी जेपी नड्डा के साथ जो बातचीत हुई है उसमें प्रिंस राज को भी मौका मिल सकता है एलजेपी से। साथ में बीजेपी के कुछ पुराने चेहरे जैसे मंगल पांडे, जिसमें नितिन नवीन जैसे नाम भी उसमें शामिल हो सकते हैं। कुछ नाम बदले भी जा सकते हैं, जिसमें ये कहा जा सकता है कि बिहार के कई और चेहरे, हालांकि जेडीयू की तरफ से जो नाम सामने आ रहा है उसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें हर जाति हर धर्म के लोगों हर जाति हर धर्म को ध्यान रखा जाएगा। तो कंप्लीट सोशल इंजीनियरिंग का बिहार के अंदर ख्याल रखा जा रहा है। सुजाता पांडे, संगीत रागी, अंकुर विजय और मैं आप सभी के सामने दर्शकों, आपके सवाल के दर्शकों, मैं आपके सामने एक डेटा रखना चाहता हूं। और अगर आप देखेंगे डेटा कि नितिन गडकरी जो है वो चुनाव में लड़ रहे हैं, सोनिया गांधी जो है वो चुनाव नहीं लड़ रही है, उनने रायबरेली से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, राज्यसभा चली गई है। अगर मैं नेक्स्ट पे मूव करना चाहता हूं, मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव नहीं लड़ रहे, उन्होंने कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पीयूष गोयल मैदान के अंदर है, दिग्विजय सिंह मैदान के अंदर नहीं है। अगर मैं आगे बताना चाहूं, उसके बाद अगर आगे बढ़ूं, बसवराज बोम्मई जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है वो मैदान में है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के कमलनाथ मैदान के अंदर नहीं है। अगर मैं आगे बढ़ूं, प्रहलाद जोशी जो है वो मैदान के अंदर है, अशोक गहलोत जो है वो मैदान के अंदर नहीं है। और अगर और आगे बढ़ा जाए तो अगर आप देखेंगे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान के अंदर है, फॉर्मर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हरीश रावत मैदान के अंदर नहीं है। तो कहने की बात ये कह रहा हूं दोस्तों, इस वक्त और आगे बढ़ेंगे, राव इंद्रजीत सिंह जो है वो मैदान के अंदर है और भूपेंद्र हुड्डा मैदान के अंदर नहीं है। हरियाणा ले लूं या किसी भी राज्य को मैं ले लूं, अब अजय माकन मैदान के अंदर नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स जो है वो सब के सब मैदान के अंदर है। तो मोटी बात क्या है? मोटी बात दोस्तों ये है कि बीजेपी कृष्णपाल गुर्जर जो है वो मैदान के अंदर है और अजय माकन मैदान के अंदर नहीं है। तो मोटी बात क्या है कि बीजेपी के सुजाता पांडे सीनियर लीडर्स सब मैदान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दर्शकों को मैं वापस से रिपीट करूंगा और आगे चल के वापस इस बात को बताऊंगा। सुजाता पांडे, मैंने एक एक लीडर का नाम बताया, हर बड़ा बीजेपी का नेता मैदान के अंदर लड़ रहा है। सुजाता पांडे, नितिन गडकरी मैदान में, सोनिया गांधी मैदान में नहीं। दर्शकों वापस से सुनिए क्योंकि आपका सवाल यही है, इससे सब स्पष्ट हो जाएगा। नितिन गडकरी मैदान में, सोनिया गांधी मैदान में नहीं। अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं, वापस से दर्शकों को बताऊंगा, और अगर मैं आगे बढ़ना चाहूं, मनोहर लाल खट्टर मैदान में, मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में नहीं। अगर मैं और आगे बढ़ूं, पीयूष गोयल मैदान में, दिग्विजय सिंह मैदान में नहीं। और अगर मैं आगे बढ़ूं, बसवराज बोम्मई मैदान में, कमलनाथ मैदान के अंदर नहीं। और अगर आगे बढ़ूं मैं, प्रहलाद जोशी मैदान में, अशोक गहलोत मैदान के अंदर नहीं। और अगर मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में, हरीश रावत मैदान के अंदर नहीं। अगर राव इंद्रजीत सिंह मैदान के अंदर, भूपेंद्र हुड्डा मैदान में नहीं, कृष्णपाल गुर्जर मैदान में, अजय माकन मैदान में नहीं। हरियाणा सुजाता पांडे, महाराष्ट्र, किसी भी राज्य को ले लूं मैं, संगीत रागी, कोई भी कांग्रेस का बड़ा दिग्गज सुजाता पांडे लड़ना नहीं चाह रहा है। क्या इससे साफ नहीं हो चुका है कि 2024 की हवा किस तरफ जा रही है? सुजाता, बिल्कुल साफ हो चुका है और साथ ही साथ कांग्रेस भी साफ हो रही है, क्योंकि अब देखिए इस देश में हिंदू विरोधी होके लड़ना, लोकसभा और राज्यसभा में अपनी स्थिति को सही बनाए रखना, अपने विधायकों को इकट्ठा रखना बड़ा मुश्किल है। आप हो सकता है कि आप मुस्लिम समर्थक होकर लड़ सकते हैं, लेकिन आप हिंदू विरोधी होकर इस देश में नहीं लड़ सकते। इस देश में राम का विरोध करके आप राजनीति नहीं कर सकते, बहुसंख्यकों को हाशिए पे धकेल के राजनीति नहीं कर सकते। और ये क्या दिखाता, आपने एक चीज नहीं कही प्रकृति जी, कि सिर्फ यही कही है कि बड़े दिग्गज नेता सीट ऑफर किए जाने के बावजूद भाग गए, बल्कि सोनिया गांधी जब रायबरेली की सीट छोड़ के राज्यसभा के रास्ते पहुंच गई, तो रायबरेली की सीट पे अभी तक ये पता नहीं कि कौन आएगा। ना प्रियंका गांधी राजी है, ना राहुल गांधी वहां से लड़ रहे हैं, ना अमेठी से उनको खुली चुनौती थी स्मृति ईरानी की, लेकिन अमेठी भी नहीं आए, पहली लिस्ट में वो वायनाड में ही रह गए हैं। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस जो है वो जमीन से कटती जा रही है। और ये देखिए सुजाता जी, क्योंकि रायबरेली के अंदर 2009 के बाद से संगीत रागी हर चुनाव के अंदर कांग्रेस का वोट शेयर जो है कम होता गया है। 70% से ज्यादा था 2009 में, वो घट के 60% के अराउंड हो गया और 2019 के अंदर 50 ऑड के अराउंड हो चुका है। तो मतलब कांग्रेस पार्टी का ग्राफ रायबरेली में पिछले 3 इलेक्शन से नीचे जाता जा रहा है। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। आपकी रिपोर्ट के बाद तो जो रहा था वो भी खत्म हो गया। ठीक है, मैं तो जो जमीन पे वो बताऊंगा। सुजाता जी, आ रहा हूं संगीत रागी आपके पास। मैं एक और पॉइंट फोकस करना चाहता हूं और मैं अंकुर आपके पास आना चाहता हूं, अगर अंकुर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि महाराष्ट्र में 8 नए फेसेस को फील्ड किया गया। अंकुर, 8 नए फेसेस को महाराष्ट्र में फील्ड किया गया है। तो मेरे लिए बड़ा टॉकिंग पॉइंट इस वक्त संगीत रागी, जिसमें चाहूंगा मैं आगे चलकर टेक दें अंकुर,
8 नए फेसेस महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र और कर्नाटका पे इस लिस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस है। तो ये 8 नए चेहरों को क्यों बदला गया? क्या वहां पे वहां पे एंटी इनकम्बेंसी थी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ, या कुछ आगे की रणनीति के तहत उनको बदला गया? अंकुर, मतलब देखिए, आपको समझना होगा जितने भी नाम आए हैं। अब आप, मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, बीड आप डिस्ट्रिक्ट पे जाइए। बीड डिस्ट्रिक्ट परंपरागत वोट सीट एक गढ़ रहा है गोपीनाथ मुंडे का। गोपीनाथ मुंडे वहां से जीतते आए हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बने 2014 में। उसके बाद वहां पर 2019 में जो उनकी बेटी थी, वहां से उनको टिकट दिया गया, छोटी बेटी थी उसके बाद। लेकिन इस बार उन्होंने अपना पूरा दाव ही चेंज कर दिया और इस बार पंकजा मुंडे को फील्ड पे उतारा गया है। और पंकजा मुंडे को ये यहाँ पे लाने का जो इशारा है वो इस बात को लेकर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ऑलरेडी इतने सारे स्टेक होल्डर्स हो चुके हैं। अब आप जो राष्ट्रीय राजनीति में अपना कदम बढ़ाइए और वहां से बीड का प्रतिनिधित्व करिए। मिहिर कोटेचा, ये नॉर्थ ईस्ट से इनको टिकट दिया गया है। वहां पर मनोज कोटक, इससे पहले उनको 2019 में जिताया गया था, क्योंकि उससे पहले ये जो सीट थी ये किसी और के नाम पर थी। लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा प्रभावी तौर पर सरकार की या पार्टी की जो नीतियां हैं या पॉलिसीज हैं उनको उतारते हुए मनोज कोटक बहुत ज्यादा प्रभावी तौर पर मेरे को दिखाई नहीं दिए, जैसे कि हमने बाकियों को देखा है। गोपाल शेट्टी की जगह पर 2 बार के आप यहां से सांसद रहे हो, विधायक भी आते हो, नॉर्थ की सीट से है। माना जाता है कि यह सीट बीजेपी जीत जाएगी। वहां से पीयूष गोयल को उतारा गया है। एक और सीट जिसका जिक्र अभी तक कोई नहीं कर रहा है, जिसका अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं रविंद्र सर, वो इसका जिक्र कर रहे थे। ये नॉर्थ सेंट्रल की हम बात कर रहे हैं, जहां से पूनम महाजन आती है, प्रमोद महाजन की बेटी। उसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और ये दबे ही शुरू में, लेकिन सोर्सेज इसको कहते हैं कि शायद उनका टिकट कट जाए और शायद उसकी जगह पर आशीष शेलार को जिम्मेदारी दी जाए सांसद बनने की। तो ये हो सकता है कि एंड ऑफ द डे पार्टी आपका कंट्रीब्यूशन काउंट रही है, पार्टी आपका रोल, पार्टी ने जो आपको रोल दिया है कितना एक्टिव तरीके से आपने बिल्कुल बहुत डिटेल में आप समझा रहे हैं। अंकुर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, जो सीट्स जिनपे टिकट बदले गए महाराष्ट्र में, जलगांव, अकोला, चंद्रपुर, इसके साथ मुंबई नॉर्थ, उसके बाद में अगर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा मुंबई नॉर्थ ईस्ट, और इसके साथ में अगर आगे बढ़ना चाहूंगा तो बाकी, और बीड जो है वहां पे भी टिकट बदला गया है, और पुणे जो है, पुणे जहां पे पिछली बार भी बीजेपी जीती थी, वहां पे भी टिकट बदला गया है। तो मैं आपके पास आना चाहता हूं प्रोफेसर संगीत रागी, पर इस वक्त मैं एक बड़ी खबर लेना चाहता हूं कि बड़े नाम इस लिस्ट में मैदान में कौन है। जो बड़े नाम इस लिस्ट में मैदान में है दोस्तों, वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त इस लिस्ट में सबसे बड़े नामों की अगर मैं बात करूं बीजेपी की लिस्ट में, जो मेरे पास में इस वक्त है 72 की लिस्ट जो है, इसमें नितिन गडकरी को मैदान से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, मनोहर लाल खट्टर को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, पीयूष गोयल को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, अनिल बलूनी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, कृष्णपाल गुर्जर को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। तो बीजेपी की इस लिस्ट में अगर मैं बात करूं आपसे टोटल, तो इस लिस्ट के अंदर काफी दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है। बसवराज बोमई को मैदान में उतारा गया है, तेजस्वी सूर्या को मैदान में उतारा गया है, अशोक तंवर को मैदान में उतारा गया है, शोभा कलराजे को मैदान में उतारा गया है। तो ये कंप्लीटली इस लिस्ट में जितने भी बड़े नाम है, और अब तक 41 मिनिस्टर, संगीत रागी 41 मिनिस्टर्स को मैदान में उतारा जा चुका है। ये आप देख सकते हैं, जो बड़े बड़े नाम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शकों, बसवराज बोमई हावेरी की सीट से है, तेजस्वी सूर्या बैंगलोर साउथ बीजेपी का गढ़ है, यहाँ से मैदान के अंदर है। तो ये सब की सब वो सीट्स हैं जहाँ पे बीजेपी 50% से ज्यादा वोट शेयर लाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जी प्रोफेसर संगीत रागी, कोएलिशन भी बीजेपी ने ध्यान रखा है, सीट जरूर बदला है लेकिन सोशल कोएलिशन को जरूर ध्यान में रखा है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और दूसरी बात, प्रीतम मुंडे के साथ आपको ध्यान में होगा कि जब रेस्लर्स जो है दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी की डिसिप्लिन जो होती है, एक मर्यादा होती है, उस सीमा रेखा को बाहर जा कर के उन्होंने उनका समर्थन किया था, जो बाद में पंकजा मुंडे ने उसका विरोध भी किया था। और उन्होंने कहा कि एक कयास लगाया जा रहा था कहीं ये विरोध में तो नहीं खड़े होंगे। तो उसमें पंकजा मुंडे ने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हूँ। तो संभवतः मेरे समझ से वो एक कारण हो सकता है कि वहाँ से प्रीतम मुंडा का टिकट जो काटा गया हो, ऐसा मुझे आपको ऐसे लग रहा है। मैं कर्नाटका में भी थोड़ा फोकस रखना चाहता हूं, फिर मैं दिल्ली में फोकस रखूंगा सुजाता पांडे और संगीत रागी। सुजाता, मैं आ रहा हूं मैं आपके पास में। मैं कर्नाटका के हमारे रिपोर्टर के पास जाना चाहता हूं। मेरे साथ में कर्नाटका से प्रशोध जुड़ चुके हैं। मैं ये कह रहा हूं प्रशोध, कर्नाटका में क्या ऐसा माना जाए कि इस टिकट वितरण के अंदर जो है, ये जो BS येदियुरप्पा के कॉन्फिडेंस हैं
उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है या कंप्लीट में जो चेंज होने थे वो चेंज हुए? क्योंकि इस बार आपने जैसे कहा, मैं मैसूर की सीट पे फोकस रखूंगा। मैसूर की सीट पे बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, तो क्या वो एक्सपेरिमेंट का कारण ये था कि प्रताप सिन्हा कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, उसके कारण ऐसी स्थिति थी? इस पे मैं आपका जवाब लूंगा, पर दिल्ली का दंगल इस वक्त जो है वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कर्नाटक में बीजेपी का बड़ा फेरबदल है, 6 मौजूदा सांसदों का 20 जो टिकट दिए उसमें से काटा गया है। मतलब ये प्रशोध, क्या कर्नाटका के अंदर क्या एक राजनीति के अंदर ये समझा जाए कि बीएस जो येदियुरप्पा के बेटे थे उनको बीजेपी ने कर्नाटका का प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद में उनका भी इसके अंदर कुछ रोल हुआ है? क्या बीजेपी नेक्स्ट असेंबली इलेक्शंस के पहले कुछ ध्यान में रखते हुए इन टिकट्स को दी है? आपको पता ही होगा, कर्नाटका में 2 प्रमुख जातियां हैं, उसमें लिंगायत कम्युनिटी सबसे स्ट्रांग है। तो बीएस येदियुरप्पा जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है वो लिंगायत कम्युनिटी से आते हैं। इसके अलावा जब भी चुनाव आता है यहाँ पे एक स्लोगन रहता है कि बीजेपी माइनस येदियुरप्पा इज इक्वल टू 35। तो ये कहते हैं कि येदियुरप्पा का यहाँ का कर्नाटका का होल्ड है, मतलब बीजेपी का होल्ड है, वो सबसे स्ट्रांग है। तो यही हमको ये टिकट सिलेक्शन के भी हम देख सकते हैं कि प्रताप सिम्हा का कुछ पार्लियामेंट ब्रीच हो सकते हैं, नहीं तो वहां पर मैसूर का लोकल लीडर्स के साथ कुछ झगड़ा हो सकता है। ये सभी लिस्ट येदियुरप्पा को नहीं पसंद आया, तो इसलिए वहां पर एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट को उतारा गया, वो यदुवीर कृष्णदत्त राजा वोडेयर, जो वोडेयर डायनास्टी से आते हैं। ये एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा इस 2024 इलेक्शन को, क्योंकि प्रताप सिम्हा का एक तरफ से यूथ का एक अप्रोच था, वो सही से चल रहा था, पर लोकल लीडर्स के साथ और पार्लियामेंट ब्रीच का, ये दोनों बीजेपी को कुछ एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाला था, तो इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया है। मतलब और नलिन कटील की भी बात करूं मैं प्रशोध ये चाहता हूं, कर्नाटका के प्रशोध कर्नाटका के बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं नलिन कटील, उनके बारे में आपका क्या कहना है कि क्या बीजेपी ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि कोई भी अगर कंट्रोवर्शियल बयान देगा, कोई भी कंट्रोवर्सी में रहेगा, तो उसको फेवर नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस ओवर कंट्रोवर्सी? प्रशोध, नलिन कुमार कटील का एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो दक्षिण कन्नड़ा या खास तौर पे मंगलूर पे हिंदू कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ था। तो इस किलिंग के समय पे ठीक समय नलिन कुमार कटील जो सांसद थे वो वहां पर नहीं थे और उनका सपोर्ट उतना नहीं था। ये हिंदू एक्टिविस्ट का एक सर्कल, वो कल्ट होता है, उसमें बहुत सारा कंप्लेंट्स येदियुरप्पा को लेके पूरा बीजेपी को एक तरफ से एम्बैरेसिंग पोजीशन में डाला गया था। और उसी समय यहाँ पर कर्नाटका में बीजेपी का सरकार ही था, तो उन लोगों को जिन्होंने वहां पर किलिंग्स हुआ था, उस समय नलिन कुमार कटील का एक स्पंदन जो रहता है वो ठीक से नहीं था, ऐसा एक कंप्लेंट भी आया था। तो वहां पर उसी टाइम पे और चुनाव हारने के बाद यहाँ पर जो जनरल इलेक्शंस हुआ था उसके हारने के बाद खुद नलिन कुमार कटील ने कहा था अगर टिकट को एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो मुझसे ही शुरू होना चाहिए। तो इससे हम आप कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट भी शुरू हुआ था, तो आप कह रहे हैं एक्सपेक्टेड था। मेरे हिसाब से मैं दिल्ली पे फोकस करना चाहता हूं सुजाता। बिल्कुल बिल्कुल प्रशोध, आपने बहुत डिटेल में समझा है। मेरे लिए मैं आऊंगा, मैं संगीत रागी मैं आपके पास आऊंगा सुजाता, और आपके पास ही मैं आ रहा हूं। मेरे लिए टेक अवे अंकुर, मेरे लिए टेक अवे बड़ा ये है कि कोई भी कंट्रोवर्सी के अंदर अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फंसता है अननीडेड कंट्रोवर्सी के अंदर, तो उसको फेवर संगीत रागी नहीं पार्टी कर रही है, मैंने देखा है। दूसरा, जहां जहां 50% से ज्यादा वोट शेयर है सुजाता और संगीत रागी, वहां पे बीजेपी या तो एक्सपेरिमेंट कर रही है या अपने यूनियन मिनिस्टर को फील्ड कर रही है। और तीसरा, एक जनरेशनल शिफ्ट की तरफ भी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहां जहां जैसे महाराष्ट्र के अंदर स्टेट पॉलिटिक्स जैसे जैसे चेंज हो रही है, उस हिसाब से कई आप देखेंगे कि टिकट्स के अंदर भी जो चेंजेस हुए हैं। पर मैं इस वक्त फोकस अंकुर आपके पास आऊंगा, मैं चाहूंगा महाराष्ट्र का डिकोड इस तरीके से किया जाए कि असेंबली इलेक्शंस में क्या इसका फर्क पड़ेगा, मैं आऊंगा। पर मैं सुजाता और संगीत रागी के साथ में इस वक्त दिल्ली पे फोकस करना चाहता हूं। मतलब दिल्ली में क्या ये माना जाए संगीत रागी और सुजाता कि इस वक्त बीजेपी को पता है कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है? क्या मैं ये कहूं कि मैं इसमें कहना चाहता हूं सुजाता और संगीत रागी आप आ सकते हैं, क्योंकि देखिए
एक साइड देखने का है कि 50% वोट शेयर है, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग। देखिए, पर अगर इफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज परफॉर्म्ड, अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सुजाता परफॉर्म किया है तो उस संबंध के अंदर उसको चेंज करने का लॉजिक नहीं बनता। और मैं ये क्यों कहूंगा, गौतम गंभीर ने खुद ट्वीट किया था कि मैं जो है नहीं लड़ना चाहता, लोगों ने कहा था, उनको कहा गया था, इसलिए बाद उन्होंने ट्वीट किया। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, क्या ये परफॉर्मेंस के ऊपर हुआ है या सिर्फ बीजेपी एक जनरेशनल शिफ्ट लाना चाहती है जिसकी आप बात कर रहे हैं, बांसुरी स्वराज और तमाम अगर लोग नेताओं को टिकट दिया गया है, या ये सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर शिफ्ट हुआ है? देखिए, 6 देखिए, सुजाता संगीता की 6 सुन लीजिए, नॉट 1 और 2 और 3, 6। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में वोट होता है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर होता है। वो तो पूरे देश में होता है बीजेपी मैं का पूरे वोट। देश के लिए होता पूरे है। देश में नरेंद्र मोदी के मैं डेटा पॉइंट ऐड करूंगा। संगीता की एक डेटा पॉइंट दर्शकों को बता दो, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, दर्शकों को पता होना चाहिए। संगीता की आप तो इसको जानते हैं, इतने बड़े प्रोफेसर हैं। 2009 में बीजेपी का वोट शेयर था, वोट अगर टोटल क्वांटिटी देखो 7 करोड़ 80 लाख। फिर मोदी जी जब मैदान के अंदर आए तो बढ़ के हो गया 15 करोड़ 2014 में, और फिर वो बढ़ के हो गया 22 करोड़। मतलब मोदी जी के नाम पे बीजेपी ने अपने बेस वोट 7 करोड़ 80 लाख को बढ़ा के 22 करोड़ तक पहुंच गए। वहीं कांग्रेस 10 से 11 करोड़ में रहा। तो संगीता की इट्स ऑल मोदी वोट लोकसभा के अंदर। प्लीज मैं आपसे इस बात पर पूरी तरह सहमत हूं। अकेले नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता वोट करती है। मोदी की गारंटी ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करती है। आप देखेंगे कि गौतम गंभीर कोई बहुत बड़े चेहरे थे, नाम बहुत बड़ा था, लेकिन ग्रास रूट पर कोई काम नहीं था। हंसराज हंस नाम था, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेहरा था, दिल्ली के लिए नहीं था। लेकिन इनके विक्ट्री का मार्जिन आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, कितना अच्छी विक्ट्री से उन्होंने मार्जिन से विक्ट्री लिया था। तो स्वाभाविक है, दिल्ली भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के समय से भी गढ़ रहा था। और वैसे में यदि भारतीय जनता पार्टी अपने ग्रासरूट नेताओं को लेकर के आती है तो ये अच्छी बात है। इसको ये नहीं कहना चाहिए कि देखिए उनका परफॉर्मेंस खराब था। मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कैंडिडेट लाने की कोशिश की गई है और जनरेशनल शिफ्ट करने की कोशिश की है भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर। होता क्या था कि आप कई बार आप बड़े नाम जो है वो ला करके आप टपका देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि दिल्ली हम बड़े नाम के साथ साथ हम यदि अपने कार्यकर्ताओं को भी पुरस्कृत करते हैं जो 20 साल से 3-3 दशक से काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से, मुझे लग रहा है यू रीडिंग इट टू सिंपली संगीता की, पर मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूं। सुजाता पांडे, मुझे लग रहा है इसके साथ में वॉज द बीजेपी, क्या बीजेपी खुश नहीं थी दिल्ली के जिस हिसाब से दिल्ली की राजनीति चल रही थी? क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं संगीता की, पिछले इतने असेंबली इलेक्शंस में दिल्ली एक ऐसा राज्य हुआ है जहां पे भारतीय जनता पार्टी असेंबली लेवल पे भी कितने 20 साल हो गए संगीता की जो सत्ता के अंदर नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ज्यादा साल हो चुके हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी के लीडरशिप के अंदर एक अब रियलाइजेशन हो चुका है कि बीजेपी अगर दिल्ली में बड़ा फेरबदल नहीं करे तो ये अगर आप देखें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 3 जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिसको बीजेपी ने फील्ड किया है, अगर बसवराज बोम्मई, मनोहर लाल खट्टर और त्रिवेंद्र सिंह रावत, करनाल से मनोहर लाल खट्टर, त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार से और बसवराज बोम्मई हावेरी से, 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, 41 यूनियन मिनिस्टर अभी तक बीजेपी फील्ड कर चुकी है। ये बहुत मतलब इट्स गोइंग ऑल आउट। मैं सुजाता पांडे यही कहना चाहता हूं, एक तरफ 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स को फील्ड किया जा रहा है, दूसरी तरफ 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बीजेपी टिकट काट रही है। क्या बीजेपी में रियलाइजेशन है कि दिल्ली में जैसे बीजेपी परफॉर्म कर रही है, भले वो असेंबली हो गया है लोकसभा वाइज, तो सेंट्रल लीडरशिप उससे खुश नहीं है? सुजाता, देखिए प्रदीप, मुझे लगता है कि इसको अकाउंटेबिलिटी से देखना चाहिए और जैसे कॉर्पोरेट में जॉब रोटेशन होता है उससे भी देखना चाहिए। यहाँ पे बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप को पता है कि वोट तो मोदी के जी के चेहरे पे ही पड़ने वाला है, उनके काम पे ही पड़ने वाला है, उनकी गारंटियों पे ही पड़ने वाला है। लेकिन वो जब गारंटियां जमीन पे ट्रांसलेट होनी चाहिए, जैसे मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, दिखते हैं सभाओं में, लोगों से मिलते हुए, उनके लिए तैयार रहते हैं, भविष्य के लिए भी कोई भी जगह वहां पे वो प्रेजेंट रहते हैं। अगर वो खुद नहीं जा सकते तो फिर वो डिजिटली कनेक्ट करते हैं। तो वैसे नेताओं को भी वो आचरण वो दिखाना चाहते हैं। और एक बात तो है ही है कि ये सारे नेताओं का फीडबैक लिया गया था नमो ऐप के थ्रू, और वहां पे जनता से पूछा गया था कि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनकी क्या रेपुटेशन है और किस तरह का फीडबैक है उनके लिए, और उसके आधार पे इन पे ये सारा निर्णय लिया गया। मुझे लगता है कि जैसे आप कह रहे थे कि इतना तो ये तो सारे भी ओपिनियन पोल्स चाहे आपके हो या किसी के भी, सभी दिखा रहे थे कि बीजेपी कंफर्टेबली दिल्ली को जीत रही थी। तो ये बहुत आसान होता बीजेपी को कि वही पुराने चेहरे। मेरे हिसाब से एक और चीज है सुजाता, बिल्कुल सुजाता जी और संगीत रागी, टुवर्ड्स द एंड मैं कहना चाहता हूँ दर्शकों, शायद
शायद से ये भी एक है कि बीजेपी में ये भी रियलाइजेशन था कि जितनी प्रखरता से वो चाह रहे थे दिल्ली के लीडरशिप को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को ऑपोजिशन के रूप में काउंटर करना, शायद उसके रिस्पेक्ट में भी पूरी तरीके से सेंट्रल लीडरशिप खुश नहीं हो सकती। दिस इज ए स्पेक्यूलेशन हम लगा रहे हैं, क्योंकि छेद करना मतलब ऑलमोस्ट एवरीबॉडी को रिप्लेस करना एक बड़ा मैसेज दिया गया है। और इसीलिए दर्शकों, टुवर्ड्स दी एंड संगीत रागी, सुजाता पांडे, और मैं सबको ये कहना चाहता हूं, आप एक वापस से डेटा देखिए जो आपको बताएगा 2024 की हवा क्या है। एक तरफ बीजेपी का हर कद्दावर नेता मैदान में है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन के राइट में देख रहे हैं। नितिन गडकरी जो है वो मैदान में है, सोनिया गांधी मैदान में नहीं है। वापस से मैं अपने शो पे बोल रहा हूं, मनोहर लाल खट्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मैदान में, मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया अलायंस के कन्वीनर और जो गुलबर्गा से कभी नहीं हारा करते थे वो मैदान में नहीं है, पिछली बार हारे थे। पीयूष गोयल राज्यसभा से लोकसभा में आ रहे हैं, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी के बहुत बड़े सीनियर लीडर है मैदान में। दिग्विजय सिंह मैदान के अंदर नहीं है। बसवराज बोम्मई मैदान के अंदर है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मैदान के अंदर है। कमलनाथ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मैदान में। अच्छा, एक और पॉइंट इनमें कॉमन है कि वो दोनों के दोनों जो है अपनी स्टेट्स जब एज चीफ मिनिस्टर्स आ रहे थे। यहां पे अगर मैं बात करना चाहूंगा, यहां पे अगर देखेंगे आप, प्रहलाद जोशी मैदान के अंदर है, अशोक गहलोत मैदान के अंदर नहीं है। अशोक गहलोत को पता रहता है जमीन कहां पे शिफ्ट हो रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान के अंदर है और यहाँ पे हरीश रावत मैदान के अंदर नहीं है दोस्तों। और यहाँ पे आप देखेंगे कि राव इंद्रजीत सिंह मैदान में है और भूपेंद्र हुड्डा जो पिछली बार सोनीपत से चुनाव आ रहे थे उस बार भी मैदान में नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर मैदान में है और अजय माकन जो राहुल गांधी के करीबी हैं वो मैदान के अंदर नहीं है। तो शायद कांग्रेस के हर करीबी को यही पता है दोस्तों कि 2024 की हवा किस तरफ है, क्योंकि कहते हैं कि डूबते हुए जहाज में कोई चढ़ना नहीं चाहता और जो जहाज बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है उसमें हर व्यक्ति बैठना चाहता है। कि साफ हो चुका है दोनों की लिस्टों से कि 2024 की हवा नरेंद्र मोदी के पक्ष में। यही आपके सवाल का जवाब है, आप निर्णय खुद कर लीजिए। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ आपका सवाल में जुड़ने के धन्यवाद।